Good morning, students. Welcome our Sierra International online classes. Students, today we are taking the topic of the word from your grammar portion, grammar book. In previous video we have read the 10th chapter, right? 10th पढ़ चुके हैं इसी previous की वीडियो में हम previous chapter में. तो आज मैं यहाँ पर हमारा एक वर्ड टॉपिक ले रहे हैं. वर्ब क्या होती है? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. किसी भी सेंटेंस में वर्ब से हमें क्या पता लगता है? वर्ब से हमें उसका एक्शन पता लगता है कि उस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है. कोई भी काम बेटा, हंसना, रोना, बैठना, उठना, चलना, हर एक टाइम में, हर एक सेकंड में हम कोई ना कोई काम कर रहे हैं. हम सो भी रहे हैं तो वो भी एक काम है. चुप है, साइलेंट है, शांत है, कि वो भी एक काम है हमारा. हर एक सेकंड में हम कोई ना कोई अपना वर्क कर रहे हैं, कोई ना कोई काम हमारे दिमाग में होता है, कोई ना कोई काम उस टाइम हम प्रेजेंटली कर रहे होते हैं. इस टाइम हम क्या कर रहे हैं? आप लोग वॉच देख रहे हैं और आई एम टीचिंग में पढ़ा रही हूँ, राइट? तो हर वक्त कोई ना कोई काम हमारे साथ में चल रहा है. हर एक सेंटेंस में कोई ना कोई काम आपके होता है. कोई भी सेंटेंस बेटा विदाउट सब्जेक्ट या विदाउट वर्ब आपका कोई भी सेंटेंस बन नहीं सकता है. हमारे सेंटेंस में हमारे पास तीन चीजें होती है. एक होता है हमारा सब्जेक्ट, एक होती है हमारी वर्ब और प्लस होता है हमारा ऑब्जेक्ट, राइट? ये आपके तीन ऐसे पार्ट है. ये आपका एक ऐसा वर्ब जिसको एक इंजन भी बोला जाता है सेंटेंस का, कि बिना इंजन के हम किसी भी गाड़ी को नहीं चला सकते हैं, राइट? अगर हमें गाड़ी चलानी है, इवन कोई भी चीज हमें चलानी है, स्कूटर भी हमें चलाना है, स्कूटी चलानी है, एरोप्लेन चलाना है, ट्रेन चलानी है, कोई भी ट्रक, कोई भी बड़ी चीज, कुछ भी हमें चलाना है, हर एक चीज में हमें इंजन चाहिए, ठीक है? बिना इंजन के कोई भी गाड़ी नहीं चलती. सिर्फ ठीक उसी तरीके से है कि बिना आपकी वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं चल सकता. वर्ब इज कंपल्सरी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है? वर्ब which shows the action or state of being, which shows the action. क्लियर हो गया? एक्शन मीन्स हमारा जो मेन वर्ब है, हमारा जो काम है, जो हर वक्त हम कोई ना कोई कर रहे हैं, वो हमारा एक्शन है. नेक्स्ट है हमारा और स्टेट ऑफ बीइंग. स्टेट ऑफ बीइंग मीन्स या तो एक सेंटेंस में वर्ब हमें कोई काम बता रही है डायरेक्ट कि ये काम हो रहा है, और काम नहीं होकर तो हमें एक स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि उस काम के होने का पता चल रहा है हमें कि वो काम कितना हुआ है, वो काम हमारा कितना हुआ है. अब मैंने यहाँ पे बोला, एक सेंटेंस में यहाँ पे ले लेती हूँ, ही इज अ टीचर. स्टूडेंट आप देखिए और मुझे ये बताइए बेटा कि इसमें हमारा जो वर्ब है वो कहाँ है? क्या इज आपकी वर्ब है? इज हमारा सब्जेक्ट है, राइट? टीचर हमारा क्या है? टीचर हमारा, यहाँ पे आप इसको ऑब्जेक्ट भी नहीं कह सकते हैं, बिकॉज ही को ही हम टीचर बता रहे हैं, ही इज अ टीचर, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होता. ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अदर देन सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट से अलग होता है, राइट? ऑब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट से अलग होता है. यहाँ पर जो टीचर है वो ही है. वो टीचर जो अपने आप को बता रहा है वो ही है, तो वो अपने आप को डिफाइन कर रहा है. तो यहां पर आप इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं, बट नॉट अ ऑब्जेक्ट. ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है? चलिए, अब यहां पर ए हो गया, ठीक है, आर्टिकल है, हमने लगा दिया उसके साथ. अब यहां पर अगर कोई ये पूछे कि इसमें वर्ब कहाँ है, वेयर इज द वर्ब इन दैट सेंटेंस, कहाँ है इस सेंटेंस में वर्ब? इस सेंटेंस में वर्ब नहीं है, बट इस सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, वो है इज, राइट? हमें इस सेंटेंस में वर्ब नहीं पता लगी, हमें ये नहीं पता लगा कि वो क्या कर रहा है, बट हमें स्टेट ऑफ बीइंग पता लगा कि वो उसकी पोजीशन क्या है, वो खुद क्या है. इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ बीइंग. यानी कि हमें पता लगा कि उसकी स्थिति कैसी है काम की, कि वो उस टाइम क्या हो रहा है. उस इज से बेशक एक वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, बट वो आपका काम यहाँ पे एक वर्ब का ही कर रही है. उसी इज से हमें पता लगा कि वो एक टीचर है.
उसकी स्टेट ऑफ बीइंग का, उसकी स्थिति का हमें पता यहाँ पर लगता है। तो वो आपकी एक हेल्पिंग वर्ब जरूर है, पर यहाँ पर एज अ वर्ब का ही वो काम कर रही है, एक वर्ब। ठीक है, बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं, जरूरी नहीं है हर एक सेंटेंस में आपको मेन वर्ब मिले, जरूरी नहीं होता कि आपको मेन वर्ब भी मिलेगी, या आपकी हेल्पिंग वर्ब भी होती है, छोटे छोटे ये भी बहुत बड़े काम कर देती है। चलिए अब यहां बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ वर्ब्स। काइंड्स ऑफ वर्ब कितनी होती है? देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब्स, दो तरीके की वर्ब है हमारे पास। एक है हमारी मेन वर्ब, राइट, और एक है हमारी एक्सुलरी जिसको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं। अब मेन वर्ब्स हमारी कौन सी हो गई? मेन वर्ब्स तो ये हो गई लाफ, वॉक, रन, लिखना, बैठना, उठना, सोना, पढ़ना, याद करना, ये सारी हमारी मेन वर्ब्स है। कौन कौन सी है? यहाँ पे रीड, राइट, लाफ, लर्न, वॉक। ओके, जो भी काम आप कर रहे हैं, लिसन, स्पीक, ये सारे हमारी मेन वर्ब्स हैं, ये हमारा मेन काम है जो हम कर रहे हैं। उसके अलावा एक्सक्यूलेटरी हेल्पिंग वर्ब्स जो हमारी होती है वो कौन सी होती है? बी, डू, हैव, कैन, मस्ट, मे, ये सारे हमारे मॉडल्स जिसमें इंक्लूड हो जाते हैं। मॉडल्स भी एज अ हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं हमारा, ठीक है। और ये हमारी सारी हेल्पिंग वर्ब्स हो गई। बी में हमारी इज एम आर आ गई, बी मीन्स इज एम आर हो गई, डू डज हो गया, हैज हैव हो गया, राइट। इसमें सारी हेल्पिंग वर्ब्स आ गई हमारी। उसके बाद जो मेन वर्ब होती है वो हमारी टू टाइप्स की होती है। काइंड्स ऑफ वर्ब दो हो गए, एक हमारी मेन वर्ब हो गई और एक हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, दो काइंड हो गए। उसके बाद भी जो आपकी मेन वर्ब है उसके भी दो काइंड निकल के आते हैं, एक होता है ट्रांसिटिव और एक होता है इंट्रांसिटिव, वो भी दो तरीके की वर्ब होती है, ठीक है। और ऐसे ही हमारा एक्सक्यूलेटरी हेल्पिंग वर्ब दो तरीके की होती है, टू टाइम्स होते हैं, प्राइमरी एक्सक्यूलेटरी और एक मॉडल एक्सक्यूलेटरी। प्राइमरी एक्सक्यूलेटरी में क्या हो गया? जिसमें इज एम आर हो गया, डू डज हो गया, हैज हैव हो गया, राइट। और आपकी मॉडल एक्सक्यूलेटरी में आपकी मॉडल्स आ गए सारे, वो एक एज अ हेल्पिंग वर्ब का हमारा यहाँ पे काम करते हैं। यहां पर अब आपके पास है ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव, राइट। अब ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव क्या होता है? ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो है ऑब्जेक्ट का। दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है, वो है ऑब्जेक्ट का, कि ट्रांसिटिव में आपको ऑब्जेक्ट की नीड होती है। इन वर्ब्स में ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ठीक है। और ये एक ऐसी वर्ब है जिनको इंडिपेंडेंट वर्ब भी बोलते हैं, जिनको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है। ये इंडिपेंडेंट वर्ब होती है, डिपेंड नहीं है किसी पे, उनको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने बोला चिल्ड्रन लाफ, एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए पहले इसको रफ कर देते हैं, आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। यहाँ पे टू काइंड्स थे वर्ब के, दो काइंड में हमने मेन वर्ब लिया, एक्सक्यूलेटरी लिया, टू काइंड्स हो गए आपके। उस मेन वर्ब के टू टाइप्स होते हैं, एक हुआ आपका ट्रांसिटिव और एक हुआ आपका इंट्रांसिटिव। इंट्रांसिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, और ट्रांसिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट की नीड होती है। नेक्स्ट आपका एक्सक्यूलेटरी और हेल्पिंग वर्ब आया। एक्सक्यूलेटरी मीन्स प्राइमरी एक्सक्यूलेटरी जिसमें आपकी इज एम आर, डू डज, हैज हैव आ गया, और आपका मॉडल एक्सक्यूलेटरी जिसमें सारे मॉडल्स आ गए जो एज अ हेल्पिंग वर्ब काम हमारे लिए करते हैं। चलिए देखिए बेटा, मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रही हूं, द चिल्ड्रन लाफ, बच्चे हंसते हैं। बच्चे तो हंसते ही हैं, उनमें इसमें आपको रीजन की क्या जरूरत है? लाफ में हंस रहे हैं वो बच्चे, क्या इसमें रीजन की आपको जरूरत है? क्योंकि बच्चे तो हमेशा हंसते ही रहते हैं। तो यहाँ पर हमें किसी भी रीजन की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। ऑब्जेक्ट की नीड है, कोई नीड नहीं है यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की, इसलिए इनको यहाँ पे क्या बोलते हैं? इंट्रांसिटिव बोलते हैं। एक आपका सेंटेंस है द चाइल्ड फ्लाइज, ओके, और एक है आपका द बर्ड्स फ्लाई।
देखिए ये आपके, अब एक सेंटेंस देखिए बेटा, द चाइल्ड फ्लाइज, बच्चा उड़ाता है, ठीक है, बच्चा उड़ाता है। यहां पर फ्लाई है कि बच्चा क्या उड़ाता है, राइट। यहां पर है द बर्ड्स फ्लाई कि बर्ड्स उड़ते हैं। आप दोनों सेंटेंसेस को अगर रीड करोगे उससे आपको ये पता लगेगा कि पक्षी उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई। वो तो एक सेंटेंस है कि पक्षी उड़ते हैं, उनका काम है उड़ना, बर्ड्स का काम है उड़ना। अगर आप यहाँ पे आगे ऐड ये नहीं करते हो कि इन द स्काई, अंडर द ट्री, राइट, तो नीड नहीं है। पक्षी उड़ते हैं, वो उनका काम है, उड़ रहे हैं वो, ठीक है। यहां पर अगर आप ऐड कर देते हो तो चाइल्ड फ्लाइज, बच्चे का काम उड़ना नहीं है, बच्चे उड़ते नहीं है। यहां पर यू नीड अ ऑब्जेक्ट, यहां पर ऑब्जेक्ट की नीड हमें है कि वो उड़ाता है, क्या उड़ाता है, द चाइल्ड फ्लाइज अ काइट, कि बच्चा एक पतंग उड़ाता है। क्लियर हुआ। जहां पर भी बेटा फ्लाई, यहां भी आपकी फ्लाई वर्ब है और यहां भी आपकी फ्लाई वर्ब है। एक सेंटेंस को जब आप रीड करोगे, उसको समझोगे, तो वहां आपको पता लगेगा कि कौन से सेंटेंस में आगे ऑब्जेक्ट की नीड है और कौन से सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। वो बात आपके लिए क्लियर है कि अगर आपको एक सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट अगर हमें मिला हुआ है वो आपका ट्रांसिटिव है, और ऑब्जेक्ट हमें अगर हमें नहीं मिला हुआ तो वो हमारा इंट्रांसिटिव है, वो क्लियर है। बट एक ऐसा सेंटेंस है यहाँ पे, द बर्ड्स फ्लाई, यहां पर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट वर्ब है फ्लाई, ठीक है। यहाँ पे वो उड़ रहा है बट उसको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, तो वो क्लियर है कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो वो आपका ट्रांसिटिव है, और नहीं है तो वो आपका इंट्रांसिटिव है। पर वो क्यों नहीं होता, वो इस तरीके की सेंटेंसेस भी आते हैं आपके पास, ठीक है। चलिए इसके बाद बेटे आपका जब ऑब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए ले लेती हूँ। ऑब्जेक्ट जो आपके 2 टाइप्स के निकलते हैं, ऑब्जेक्ट हैज ऑल्सो 2 टाइप्स, 2 टाइप्स हैं आपके ऑब्जेक्ट के, जिसमें 2 टाइप में क्या होता है, एक आपका होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में बेटा क्या फर्क है, यहां पर आप बुक देखेंगे बेटे, सबसे पहले तो आप अपनी बुक का पोर्शन एक्सरसाइज खोलेंगे। बुक की एक्सरसाइज में जब आप अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी ये, जिसमें आपको आपकी प्रेजेंट, जिसमें आपको टेंस दिए हैं, आपके प्रेजेंट है, पास्ट है, नेगेटिव दिया है, नेगेटिव, पास्ट, प्रेजेंट, ये सब चीजें दी हुई हैं, ठीक है। इसको मैं अभी ले लेती हूँ। उसके बाद जब आप सेकेंड एक्सरसाइज पर आएंगे, वो आपके है सिंपल टैग क्वेश्चंस है आपके, उसको भी लेते हैं। नेक्स्ट आप जब ऊपर आएंगे, अगर चलेंगे, तो वहां पे आपके पास ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव का आएगा आपकी थर्ड एक्सरसाइज में, वो क्लियर है, आप लोग कर लेंगे। उसके बाद है आपका कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के ऊपर आपके पास यहाँ पे एक एक्सरसाइज आएगी, ये है एक्सरसाइज नंबर आपकी 4, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेटा क्या होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, सिंपली अगर हम इसको डिफाइन करें छोटी सी उसमें, कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में थिंग्स आती हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या आती है, थिंग्स आती हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपके पर्सन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही गेव अ गिफ्ट टू मी, कि उसने मुझे गिफ्ट दिया। अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे, ही गेव अ गिफ्ट टू मी, उसने मुझे एक गिफ्ट दिया, तो बेटा इसमें जो आपका गिफ्ट है वो भी आपका ऑब्जेक्ट है और मी है, और वो भी आपका ऑब्जेक्ट है। गिफ्ट दिया है इज ऑब्जेक्ट, इज एन ऑब्जेक्ट की गिफ्ट दिया है, और मी जो है वो भी आपका ऑब्जेक्ट है। तो दोनों में डायरेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है, जो आपकी थिंग है यानी कि गिफ्ट है वो तो है बेटा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो आपका पर्सन है वो है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर, बहुत सिंपल है
कि जो भी चीजें आती हैं वो आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो आपके पर्सन्स आते हैं वो आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आपकी ये जो एक्सरसाइज है, फोर्थ एक्सरसाइज, जिसमें आपको यही सॉल्व करना है, जिसमें एक सेंटेंस दिया है, ही डिड मी अ फेवर। एक आपका सेंटेंस दिया है आपकी बुक में, आपकी एक्सरसाइज का ले रही हूं मैं, शी डिड मी अ फेवर। अगर आप इस सेंटेंस को रीड करें, इस एक्सरसाइज में इसकी हेडिंग जब रीड करेंगे तो हेडिंग में लिखा है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय पुटिंग द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट। यानी कि जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको पहले रखना है। इसके अकॉर्डिंग जो आपकी एक्सरसाइज है, इसमें यहाँ पे मी आ रहा है। मी हमारा क्या है? मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, राइट, और फेवर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो वो कह रहा है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आओ और हमारे इनडायरेक्ट को बाद में लेकर आओ। तो वो आप चेंज कैसे करोगे? शी डिड, यहां पर एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अ फेवर टू मी, यहां पर फेवर जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था पहले आ गया और मी जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था वो बाद में आ गया। क्लियर है? ऐसे ही बाकी सेंटेंसेस में होगा बेटा कि अगर आपको इसको पहले करना है तो किस टाइप से, जैसे नेक्स्ट है यू शुड टेल अस एवरीथिंग। नेक्स्ट है आपका यू शुड टेल अस एवरीथिंग। चलिए अब यहां पे बेटे टेल अस एवरीथिंग में जो आपके जो वर्ब ऑब्जेक्ट निकल रहे हैं, एक तो आपका हो गया अस, राइट, और एक हो गया आपका एवरीथिंग। अस आपका कौन सा ऑब्जेक्ट है? अस आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, राइट, और एवरीथिंग आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो एक्सरसाइज हमें क्या कह रही है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आओ और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लेकर आओ। तो वो सेंटेंस कैसे बनेगा? यू शुड, यहां तक क्लियर हो गया। टेल भी ले लेते हैं हम। यू शुड टेल एवरीथिंग टू अस। एक टू लगाने से यहां पर हमने टू ऐड कर दिया। यहां आपका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था वो आपका पहले आ गया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका बाद में चला गया, अकॉर्डिंग टू आवर एक्सरसाइज, जो हम एक्सरसाइज में बताया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपने ये एक्सरसाइज को सॉल्व करो। जो दो सेंटेंस जो एग्जाम्पल मैंने आपको बना के दिए हैं, बाकी सारे एग्जाम्पल ऐसे ही बनेंगे। आपको अपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आ रहा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लेकर आना है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? जो थिंग्स को रेफर करता है, थिंग्स हमारी होती हैं, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो पर्सन हमारे हैं वो हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को करो। बाकी का जो आपका पोर्शन रह गया वो हम उसको नेक्स्ट एक्सरसाइज में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे बेटा।